हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सीडीपी बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो सीटेट 14 दिसंबर 2024 को होने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। पेपर क्वेश्चंस को आखिर तक जरूर देखिएगा, एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। इसके बताए हुए फैक्ट्स को बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप नोट्स बना सकते हैं। एग्जाम्स के समय वो नोट्स आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इस चैनल के माध्यम से हम शुरुआत से टारगेट था हमारा जो है 120 प्लस लाने का। मुझे जो है पूरा विश्वास है कि जो है जिस तरीके के पेपर्स मैंने कराए हैं, जितने पेपर्स मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, उस क्वेश्चंस को कर करके आप जो है 120 प्लस जरूर से ज़रूर हासिल कर पाएंगे। तो आइए एक एक क्वेश्चंस देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 10 जो है वीडियोज़ का लाइक्स आपका मोटिवेशन देगा हमें। हम डेली आपके लिए इसी प्रकार से वीडियोज़ लेकर के आते रहेंगे। हमारे प्रीवियस जो है वीडियो ज़रूर देखा करिए, वो बहुत ही अच्छे वीडियोस होते हैं। खास जो है सीटेट को ध्यान में रख करके बनाए गए होते हैं ताकि जो है एग्जाम्स में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं उसी तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादातर दोस्तों तक शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उसका वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिल जाए। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चंस का मतलब समझ जाए और जो ऑप्शंस दिए हैं अगर उसमें से किसी भी आंसर का मतलब पता हो तो आप आंसर जरूर लगा लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, बहुत यूनिक क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चंस जो है गलत कर पाएंगे क्योंकि उनके लिए हार्ड होगा। ठीक है, अगर आप ये सही कर पा रहे हैं तो आपकी जो है सीटेट में आप मतलब सही दिशा में चल रहे हैं, सीडीपी में आप सही दिशा में चल रहे हैं। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता है। तो एक टीचर ने जो है कक्षा में बच्चों के जो है कोई समस्या का हल दिया है और वो इसके तरीकों का वर्णन नहीं करता है, उस समस्या को हल करने का तरीका नहीं है। तो कुछ जो है हल करते समय जो है गलतियां करने के लिए प्रति ईमानदार रहना। जब भी आप कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप उसमें गलतियां करते हैं तो ये ज़रूरी है कि उसके प्रति आपको ईमानदारी होनी चाहिए। गलतियों के बारे में टीचर को पता होना चाहिए, बता देना चाहिए कि सर मुझे नहीं सॉल्व हो रहा है या मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, मैं इसमें नकल नहीं करना है, इस तरीके से, है ना। तो ये तो तरीका वर्णन है। सोच विचार परीक्षण, विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावलियों का प्रयोग करना, अभिसरण उत्तर वाले जो है प्रश्न पूछना, किसी विशेष समस्या को हल करने के लिए अपने विचार प्रक्रिया को चर्चा करना। तो यहाँ पे जो आंसर है जो सही तरीका का वर्णन नहीं करता वो है ऑप्शन सी। जिन लोगों ने ऑप्शन सी सोचा है, जिन लोगों ने ऑप्शन सी लगाया था वो सभी सही थे, बाकी सभी गलत है। ठीक है यहाँ पे आपसे तो अभिसरण उत्तर का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कल को अभिसरण उत्तर के बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले और आपका उसको मतलब नहीं पता तो आप नहीं कर पाएंगे। अभिसरण मतलब ऐसे प्रश्न जो होते हैं जिनके उत्तर निश्चित होते हैं। ध्यान रखिएगा, अभिसरण प्रश्न वाले उत्तर जो होते हैं इनके उत्तर जो है निश्चित होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये अभिसरण वाला है जिसका उत्तर एक निश्चित है, सी ही इसका आंसर है और कुछ नहीं हो सकता। तो ये अभिसरण प्रश्न वाले क्वेश्चन होते हैं। ये एक्चुअली बच्चों की स्मृति पर आधारित होते हैं, रट्टू तोता वाली प्रक्रिया पर आधारित होते हैं। स्मृति, बच्चे ने याद किया, सिलेबस तैयार किया, पता था कि एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, उस तरीके से पढ़ पुढ़ करके जो है तो उसके वैचारिक, उसके तर्क को जो है, उसकी चिंतन क्षमता को जो है एक्सप्लोर नहीं करते। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बच्चा सोचेगा नहीं, इसकी इस रट्टू तोता वाला होगा तो बच्चा सोचेगा नहीं, इसका मतलब है बच्चा रट के गया होगा तो इसकी पूरी जो है क्षमता का इसमें जो है मतलब बच्चे की संपूर्ण क्षमता जो है इसमें नहीं झलकती। तो अभिसरण उत्तर का मतलब समझ गए होंगे, ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर निश्चित होते हैं। ठीक है, ये वाले होते हैं। तो यहां आंसर है ये ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम क्या है? तो बाल केंद्रित कक्षा है तो उसमें अधिगम जो है उद्दीपन प्रक्रिया जो है संघों के युग्म द्वारा होता है, या फिर पुरस्कार और दंड द्वारा होता है, या शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित होता है, या फिर पूरी तरीके से टीचर पर निर्भर है। छात्रों की भूमिका जो है निष्क्रिय है, मतलब शून्य है। तो यहाँ पे जो एक बाल केंद्रित जो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होती है उसमें जो अधिगम प्रक्रिया होती है वो शिक्षक, टीचर और बच्चों द्वारा सह केंद्रित होती है, सह निर्मित होती है। तो आंसर यहाँ पे सी होगा। सभी बच्चों को ये आंसर पता होगा। बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आने के चांसेस रहेंगे, इसलिए जो है तार्किक क्वेश्चन है, शब्दावली पे आधारित है, परिभाषा इसकी मीनिंग पता होना चाहिए। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, ये उदाहरण होगा क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्वर अधिगम अंतरण का और द्विपार्श्विक जो है अधिगम अंतरण का। कोई भी अधिगम अंतरण नहीं हुआ है इसमें,
तो यहाँ पे जो तीसरे का आंसर है वो है ऊर्ध्वर अधिगम अंतरण कहते हैं। देखिए इसका क्या मतलब होता है व्यक्ति जो बच्चा होता है पहले से अर्जित जो ज्ञान है उसके पास, पहले से अर्जित जो ज्ञान है उसके नए जो ज्ञान में बाधा उत्पन्न न करे बल्कि उसको नए ज्ञान में हेल्प करे। देखिए वो साइकिल चलाना जानता था, साइकिल में बैठता था, साइकिल चलाना, उसका हैंडल पकड़ना, उसके जो है ब्रेक्स लगाना, सारी चीज़ें जानता था। तो अब जब उसने मोटरसाइकिल चलाना सीखा तो वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी जानता है, मतलब 50% तो उस चीज़ को समझता है कि कैसे बैलेंस करना है मुझे साइकिल को, है ना। उसी तरीके से मोटरसाइकिल को किस तरीके से बैलेंस करना है, कैसे मुझे बैठना है, कैसे क्या करना है। तो ये जो होता है पहले से जो अर्जित ज्ञान है साइकिल का, वो नए ज्ञान जो भी आप अर्जित कर रहे हैं नए ज्ञान में आपकी हेल्प करता है, आपके नए ज्ञान में आपको जो है एक तरीके से सीखने में आपको मदद करता है ना। ऐसी क्षमता उत्पन्न करता है कि ताकि आप नए जो है ज्ञान को अच्छे तरीके से हासिल कर सकें। तो ये होता है ऊर्ध्वर अधिगम अंतरण कहलाता है। ठीक है यहां पे चीज समझ गए होंगे। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्धि के संबंध में मैंने पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। अभी से 2-3 प्रीवियस ईयर जो है 2 से 3 जो है प्रीवियस वीडियो मेरा होगा, है ना। आप अगर मेरे चैनल में जाएंगे तो आप वहां पर देख पाएंगे कि बुद्धि के संबंध में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सभी आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है जो कोई क्वेश्चन पूछा जाता है वो है स्पीयरमैन ने दिया था। ये है क्या? तो इन्होंने स्पीयरमैन ने जो है बुद्धि को 2 तरीके से डिफाइन किया था। एक जी और एस रूप में कहा था, जिसको कहते हैं जनरल बुद्धि, जिसे कहेंगे अगर हिंदी में बात करें तो सामान्य बुद्धि, और एस का मतलब है स्पेसिफिक बुद्धि। ठीक है इसका कहते हैं मतलब विशिष्ट बुद्धि। ठीक है एक व्यक्ति में जी और एस से ही डिफाइन होता है कि किस में बच्चे में क्या बुद्धि है। मतलब अब क्या है कि अगर एक व्यक्ति है ना नॉर्मल सामान्य काम करता है, जैसे हम जैसे लोग हैं, सामान्य काम है मतलब जो रोज़मर्रा के काम होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति में जनरल सामान्य बुद्धि पाई जाती है। लेकिन कोई बच्चा जो है संगीत में बहुत अच्छा है, कोई बच्चा मैथमेटिकल गणना में बहुत अच्छा है, गणनाओं को फिंगर्स में कर लेता है, पेपर यूज ही नहीं करता। एक बच्चा जो है लेखन शैली में इतना अच्छा है कि जो है कविताएं लिख देता है ना, कविताएं लिख देता है, शेरो शायरी कर लेता है ना। एक बच्चा क्रिएटिविटी में आर्ट में बहुत अच्छा है। तो ये जो अच्छा था ये कहलाता है विशिष्ट बुद्धि। तो हम ये मानेंगे कि अगर कोई बच्चे में ये गुण है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बच्चा जो है विशिष्ट बालक है ना, प्रतिभाशाली बालक है ना, क्रिएटिव बालक है, इस तरीके से हम कहते हैं। तो इसको इन्होंने जो है डिफाइन किया था, यह है स्पीयरमैन ने। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो है इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है? तो देखिए एक कक्षा है, अब एक क्लासरूम में है, बच्चे डिफरेंट होते हैं, उनकी बौद्धिक क्षमताएं डिफरेंट होती हैं। जब बौद्धिक क्षमताएं डिफरेंट होगी तो उनकी गेन क्षमता भी अलग होगी। भाई बच्चा एक जल्दी सीख रहा होगा, एक तेजी से सीख रहा होगा, एक स्लो सीख रहा होगा, एक बिल्कुल ही नहीं सीख रहा होगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि सबसे ज्यादा उत्तरदायी क्या होगा? उनकी बुद्धियों में अंतर है, मोटिवेशन का अंतर नहीं है। बच्चा का मोटिवेशन से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, है ना। मोटिवेशन तो जो है एक ऊर्जा होती है जो किसी कार्य को करने में जो है बच्चे को थोड़ी देर के लिए मतलब झाड़ के पेड़ में चढ़ाने जैसा होता है ना, एक तरीके समझ गए ना आप। तो मोटिवेशन एक तत्काल प्रभाव के लिए ऊर्जा दी गई है, तो उसको बहुत सारी बातें कर करके बूस्ट करके जो है करने का। रुचि इसका इंटरेस्ट का काम नहीं है, यहाँ पे बुद्धि से संबंध में है। आंसर यहाँ पे ए है। ठीक है यहाँ पे ध्यान रखिएगा ए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता है? क्या संभव नहीं हो सकता है यहां पे? तो बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार, या प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना, या प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान दिया जाना, या प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना। तो यहाँ पे जो है 6वें का आंसर है प्रत्येक बालक की पृथक जो है रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, ये संभव नहीं है। ठीक है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम पर वैयक्तिक तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव किस अवस्था तक पड़ता है? तो कोई व्यक्ति बच्चा सीखता है
तो व्यक्तिगत रूप से और आसपास के वातावरण के संबंध में जो है उसका प्रभाव जो है किस अवस्था तक पड़ता है। तो देखिए व्यक्ति में, एक बच्चे में व्यक्तिगत रूप से और उसके आसपास का जो माहौल होता है, वातावरण होता है, उसका प्रभाव पूरे संपूर्ण जीवन में पड़ता है। उसके आंसर है यहाँ पे डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर पड़ने वाला जो है प्रभाव किस प्रकार का होता है। तो उनका मन स्कूल जाने के लिए नहीं लगता है, जाकर प्रसन्न होता है, स्कूल में मनमानी करने लगते हैं, या फिर वो सफल होने लगते हैं। तो यहाँ पे जो 8वें का है वो है उनका मन। देखिए अगर लैंगिक भेदभाव होगा, लड़का और लड़की में भेद होगा, लड़का और लड़की में भेद करके ये टोका टोकी होगी कि तुम ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, उसका जो है स्कूल जाने से ही मन जो है हट जाएगा। तो ये उसका मनोदशा में प्रभाव। सामान्य सा क्वेश्चन है, लेकिन ये सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए, है ना। और इस क्वेश्चन को भी बच्चे कई बार गलत कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए ज्ञान के सीखने में सहायता करे तो उसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है पूर्व ज्ञान नए ज्ञान में मदद कर रहा है ना। तो ऊर्ध्वर अधिगम वहाँ पे मैंने बताया था कि पूर्व ज्ञान जो है, पहले से अर्जित ज्ञान जो है नए ज्ञान में आपकी हेल्प करता है, तो ऊर्ध्वर अधिगम कहलाता है। अब यहाँ पे दूसरा वर्ड दे दिया है, पूर्व ज्ञान नए ज्ञान में सीखने में आपकी सहायता करता है, तो इसको आप क्या कहेंगे। तो इसको कहेंगे सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहेंगे। ठीक है, अगर जो है पूर्व ज्ञान नए ज्ञान में जो है आपकी मदद ना करके आपको बल्कि और जो है डिस्ट्रैक्ट करता है तो वो नकारात्मक हो गया। अगर पूर्व ज्ञान नए ज्ञान में कुछ नहीं करता है, ना मदद कर रहा है, ना आपको जो हताश कर रहा है, ना मतलब निगेटिव भी नहीं है, तो वो शून्य हस्तांतरण हो गया। ठीक है, इस चीज को समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना होगा। देखिए अगर एक क्लासरूम है और वहाँ पे क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं और सबके बच्चों की जो है अगर एक मान लीजिए एक क्लासरूम में सारे बच्चे हैं और उसमें से एक बच्चा बहुत शैतान है, बहुत शैतान है ना। तो उस शैतान वाले बच्चा या शैतान है या गाली गलौज करता है या मारता पीटता है, तो ये अगर इस बच्चे की मेंटालिटी को बदलना है तो एज ए टीचर आपको क्या करना होगा, तो उसके साथ कड़ाई से पेश आना होगा। तो इससे क्या होगा, बच्चा और जिद्दी हो जाएगा। तो ये चीज़ तो हम नहीं कर सकते। अन्य विद्यार्थियों को उससे ना जानने योग्य दूरी बनाने के लिए कहेंगे, तो ये भी गलत है। इससे बच्चे के अंदर जो है एक नई जो है मतलब निगेटिव जो है थॉट्स पैदा होंगे, है ना। उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। तो ऑब्वियसली जो है उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति हमें बदलनी होगी, क्योंकि अगर जो है ऐसा नहीं कर पाएंगे तो जो है, क्योंकि जब तक सारे दोस्त नहीं बदलेंगे, उनके विचार नहीं बदलेंगे, तो उसके भी नहीं बदलेंगे। इसलिए कहते हैं कि अच्छे दोस्तों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। आप किनके बीच में उठते बैठते हैं, इनका होना भी बहुत ज़रूरी होता है ना। अक्सर माँ बाप कहते हैं ना, अच्छे बच्चों के लोगों के साथ उठा बैठा करो, बेकार लोगों के साथ मत देखिए। तो यही आंसर है यहाँ पे, सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थियों के मूल्यांकन के लिए सामान्यतः जो है निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों की सबसे बड़ी खामी क्या है। अब मूल्यांकन का क्या मूल उद्देश्य होता है, बच्चे का जो है ये चेक करना कि बच्चा जो है शैक्षणिक जो है रूप से शैक्षणिक हो, शारीरिक रूप से। मूल्यांकन किसी एक क्षेत्र का तो होता नहीं है, मूल्यांकन कई चीज़ों का होता है। तो मूल्यांकन हो सकता है उसका शारीरिक मूल्यांकन हो, उसके खेल का मूल्यांकन हो, उसके भावनात्मक चीज़ों का मूल्यांकन हो, है ना, उसके जो है इमोशनल कंटेंट का मूल्यांकन हो, उसके नैतिकता का मूल्यांकन हो, है ना, कि बच्चा जो है चोरी तो नहीं करता, इस चीज़ का मूल्यांकन किया जा रहा हो, है ना। कई बार आपने देखा हो। तो अगर हम पढ़ाई की बात करें, शैक्षणिक मूल्यांकन की बात करें, तो हम अगर निबंधात्मक मूल्यांकन करें, निबंध जो है बच्चों को कराएं, तो इसमें सबसे बड़ी खामी क्या होता है निबंधात्मक क्वेश्चनों की, कि इसकी वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता की कमी होती है या फिर लेखन कौशल की जांच के लिए सही नहीं है। तो ये देखिए निबंधात्मक प्रश्न जो होते हैं वो लेखन कौशल की जांच के लिए तो बेस्ट होते हैं। इन प्रश्नों की सहायता से किसी प्रकार का मूल्यांकन संभव नहीं होता, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। निबंधात्मक प्रश्नों से बच्चे का जो है लेखन कौशल भी हम क्षमता देखते हैं, इसकी स्मृति का भी जांच होता है कि कितना बच्चा याद करके आया था और कितना लिख पाया है, इसका भी जांच होता है। कल्पनाशीलता का विकास होता है, इसमें कल्पनाशीलता का विकास से कोई नहीं। इसमें जो खामी होती है वो है इसकी वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता की कमी होती है। भाई निबंधात्मक प्रश्न है, बच्चे ने कंटेंट के नाम पे जो भी रटा वो सब लिख लिया। अब टीचर को कैसे पता चलेगा वो रट के आया था, तो रट के आकर के वो लिख करके चला गया किताब कॉपियों में।
तो हमें पता ही नहीं चल पाता कि बच्चा जो है पढ़ने में किस तरीके का था, रट के आया था, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल कैसा था। तो इसमें वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता की कमी होती। इसकी जगह अगर हम पर्सनल इंटरव्यू ले ले बच्चे का, है ना, उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि बच्चा जो है पढ़ने में भी अच्छा है, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल भी अच्छा है। तो ये चीज़ें होती है। तो ध्यान रखें, निबंधात्मक प्रश्न जो होते हैं इसमें जो है विश्वसनीयता की बहुत कमी होती है। आंसर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है भाषाई बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? तो भाषाई बुद्धि वाला व्यक्ति, जो कि आप देखिए भाषाई बुद्धि जो है ये गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया था। ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत कहते हैं इसको। इसके अंतर्गत उन्होंने 9 प्रकार की जो है बुद्धि को डिफाइन किया था, है ना। और 9 प्रकार की बुद्धि में संगीत, है ना, एक हो गया भाषाई बुद्धि, हो गया खाली स्थान को समझने की बुद्धि, उसके बाद मैथमेटिकल गणनाओं को समझने की बुद्धि, म्यूजिक में बुद्धि। तो ये सभी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है भाषाई बुद्धि की हम बात करें तो उसमें से एक तो पहली बात ये हो गई। तो भाषाई बुद्धि जो है ये क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है जिसके पास भाषाई बुद्धि होती है वो जो है वो शेर व शायरी वाला होगा, लेखन क्षमता उसकी अच्छा होगा, है ना। वो आप मतलब जो है शब्दों को जो है बहुत बारीकी से गढ़ लेता होगा, शब्दों को जो है तोड़ मरोड़ता नहीं है, बहुत एक से एक, मतलब जब वो बोलता होगा ना तो लगता है एक के बाद एक जो शब्द आता है बिल्कुल सटीक आता है। तो शब्दों के अर्थ और क्रम भाषा के विविध उपयोगों के प्रति जो है उसकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। तो यहाँ पे आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? देखिए मूल्यांकन के संबंध में क्वेश्चन आपको 101% पूछा जाएगा। इनफैक्ट ये सीडी में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हिंदी में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ में भी पूछा जा सकता है, ईवीएस में भी पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हर जगह जो है वैलिड है। तो ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो आपको 101% मिलेगा। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में अगर हम बात करें तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संबंध में सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन के सतत और आवधिक मूल्यांकन पहलू का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे ये बता रहा है। तो आंसर यहाँ पे है ये। और यहाँ पे व्यापक संगठक के में विद्यार्थियों के विकास के शैक्षिक और इसके अलावा सह शैक्षिक पहलुओं का निर्धारण शामिल है। इसमें शिक्षार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। यहाँ पे जो है असत्य को ढूंढना है हमें। यहाँ पे जो है मूल्यांकन की बहुविधिक तकनीकों का उपयोग करते हैं, अनौपचारिक रूप से किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है आंसर डी है। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो गया इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपनी कक्षा में अधिगम की गति तेज कर सकते हैं यदि वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी जो है एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो यहाँ पे अगर क्लासरूम में इस तरीके से एक्टिविटी हो रही है तो बच्चे बहुत तेज़ी से सीख पाएंगे। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, जिक्सा जो है पहेली को करते समय 5 वर्ष की जो है नजमा जो है स्वयं से कहती है, ठीक है, तो नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिसमें ये जूता जो है पूरा बन जाएगा। तो इस तरीके की वार्ता जो है किस संबंध में? तो पहले बात तो ये पता होना चाहिए कि वाइगोस्की से संबंधित है और ये वाइगोस्की जो है कैसे किस तरीके से संबोधित करती। तो देखिए वाइगोस्की ने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, और वाइगोस्की ने जो है इस सिद्धांत को पेश करते हुए इन्होंने कहा था 3 प्रकार की स्पीच को इन्होंने डिफाइन की थी। 3 प्रकार की स्पीच में एक तो हो गई प्राइवेट स्पीच जिसका नाम है व्यक्तिगत वार्ता, दूसरा हो गई सोशल स्पीच जिसका कहते हैं सामाजिक वार्ता, और एक हो गई इनर स्पीच। ठीक है, इनर स्पीच। तो यहाँ पे बच्चा जो है, अब यहाँ पे हम प्राइवेट स्पीच की हम अगर बात करें तो बच्चा जो है अपने से बात करता है लेकिन बोल बोल करके प्राइवेटली बात कर रहा है, मतलब अपने आप से जो है कई बार होता है ना, हम लोग शीशे के सामने खड़े हो जाएं और अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उसी अपने आप से मांगे कि क्यों, कैसे होगा ये प्रॉब्लम, सोचो कैसे कर सकोगे, इस समस्या का समाधान कैसे करना है।
इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें अच्छे नंबर कैसे लाने हैं, सीटेट में 130 नंबर लाना है, पढ़ना तो बेटा पड़ेगा। इस तरीके से बातचीत करता है ना, बोल बोल करके। तो यहाँ पे बच्ची भी वही चीज़ कर रही है, व्यक्तिगत वार्ता। अगर यही चीज़ शीशे के सामने खड़ा होकर बस अपने आप को देखो और मन ही मन में पूछो क्वेश्चन, यही चीज़ सेम चीज़ मन ही मन में कि भैया कैसे होगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, पास होना है कि नहीं होना है, नौकरी लेनी है कि नहीं लेनी है, नौकरी नहीं लोगे तो कैसे चलेगा जीवन, अभी तो सब चल जाएगा, दोस्तों यारों के साथ घूम लोगे बाद में, ये सब मन ही मन में कर रहा है। तो ये हो गया इनर स्पीच। इसमें क्या होता है, प्राइवेट स्पीच ही बच्चे की इनर स्पीच में हो जाती है। सोशल में क्या होता है, एक दूसरे से बातचीत करना होता है ना। ये स्पीच में होता है कि यार मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दो यार, कुछ मैं कैसे करूँ, ये कैसे करूँ, मुझे ये टॉपिक पढ़ना है तो मैं टॉपिक कैसे कवर करूँ, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इस चीज़ को समझ पाए होंगे। तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक जो है उद्दीपक भी वही प्रक्रिया जो है देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। यह अधिगम का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत कहलाता है? तो इस सिद्धांत को जो है कहेंगे शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। अब ये क्या है, बार बार दोहराया जाए, जैसे मान लीजिए एक घंटी है, ठीक है, मान लो ये घंटी तो बनी नहीं लेकिन फिर भी, तो मान लीजिए ये एक घंटी है और घंटी को जब बजाया गया तो कुत्ता जो है दौड़ करके आया और प्लेट के सामने खड़ा हो गया, है ना। फिर घंटी बजाया तो कुत्ते ने जो है खाना खा लिया। फिर ऐसे ही जो है करते रहे तो जो है एक समय तक जो है बाद ये जो प्रक्रिया उसके लिए एक स्वाभाविक, जब तक घंटी नहीं बजेगी तब तक वो कुत्ता खाना नहीं खाएगा। तो ये चीज़ होती है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो जाएगी उसके लिए। तो यहाँ पे आंसर हो गया सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को जो है लिख लीजिए कि जो क्रिया बार बार दोहराने के बाद जो है एक तरीके से उसके लिए सामान्य हो जाए, बाद में अस्वाभाविक उद्दीपन भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपन देता है। इस तरीके से नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी जो है करने के लिए लगातार पुरस्कार देने व दंड देने का प्रयोग करते समय, देखिए पुरस्कार और दंड देना जो है एक टॉपिक भी है यहाँ पे सीडीपी में, ठीक है, कि बच्चों को पुरस्कार देने से क्या होगा, फायदा, दंड देने से क्या होगा, मोटिवेशन क्या होगा, रुचि क्या होगा, ये टॉपिक्स हैं। तो उसी के संदर्भ में ये क्वेश्चन है। तो पुरस्कार और दंड का संबंध देखिए, ज़्यादा कुछ भी बच्चे को अनकंडीशनल लव हमेशा खराब कर देता है। अनकंडीशनल का मतलब बच्चे ने मांगा कि पापा मुझे ये चाहिए, तुरंत हाँ बेटा ये लो, पापा मुझे वो चाहिए, लो बेटा, पापा मुझे गाड़ी चाहिए, लो बेटा। जैसे बड़ा हुआ, पापा मुझे बाइक चाहिए, पापा मुझे स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, हाँ बेटा लो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, अनकंडीशनल लव बाद में यही होता है कि बच्चा जो है रेसिंग में करके एक्सीडेंट हो जाता है या फिर इस तरीके बिगड़ैल हो जाते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि कम उम्र के 18-18 साल के 16-16 साल के बच्चे जो है बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूम रहे हैं। अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में, आपने अगर सोशल मीडिया में आप तो बहुत फैला हुआ है कि देहरादून के जो है टोयोटा इनोवा जो है कार लेकर के घूम रहे थे जो है नए बच्चे 7-8 जो है, और वो सातों के सातों एक्सपायर हो गए एक्सीडेंट, भयंकर एक्सीडेंट में। सोचिए वो 150 की स्पीड से कार चला रहे थे, ऐसे इस तरीके से कुछ जो है घटनाएं थी यहाँ पे न्यूज़ में दिया गया था। तो ये अनकंडीशनल अब हमेशा बर्बाद करता है। तो बाहरी अभिप्रेरणा कम हो जाती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, या बच्चों के प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करती है, या फिर बच्चों के स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा को कम करती है। तो देखिए यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन डी। देखिए पुरस्कार देने से बच्चे के जो इंटरेस्ट होता है और जिज्ञासा होती है किसी चीज़ की, वो कम होने लगती है, क्योंकि वो लालची हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है, अरे मैं तो जीत जाता हूँ, अरे मुझे नहीं चाहिए, अरे मुझे नहीं चाहिए, ऐसा हो जाता है ना। तो वो चीज़ होता है, ठीक है। वाइगोस्की के अनुसार बाल विकास जो है किस चीज़ से होता है? तो वाइगोस्की ने जो है बाल विकास के संदर्भ में कौन सा सिद्धांत दिया था, बिल्कुल रट लेना है, ठीक है। तो वाइगोस्की ने जो है बाल विकास के संदर्भ में जो सिद्धांत दिया था वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा था कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है समाज और संस्कृति के संपर्क में रह करके होता है। तो आंसर देख लेते हैं यहाँ पे, सामाजिक संपर्क का एक उत्पाद है, यहाँ पे आंसर हो गया ए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम जो है अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? तो यहाँ पे लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित कर रही है, वो क्या है? उसे कहते हैं डिस्ग्राफिया, ठीक है। डिस्ग्राफिया लेखन क्षमता को प्रभावित करती है, डिसलेक्सिया जो है पठन क्षमता को प्रभावित करती है, और डिसकैलकुलिया जो होती है वो गणना, बच्चे को मैथमेटिकल जो गणनाओं से दिक्कत होती है, जैसे 2+2 करना, 1+1+1 करना, है ना, इस तरीके की गणना। अगर कह लो बेटा तुम्हारे पास 2 जो है चॉकलेट हैं,
आपने जो है दीदी को एक चॉकलेट दे दी तो आपके पास कितनी बची, तो इस तरीके की गणना है उसको समझ में नहीं आती। ठीक है, तो याद रखना लेखन विकार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बिल्कुल होना चाहिए आपको याद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षक जो है बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। तो टीचर जो है बच्चों की कोई बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो सोच होती है उन बच्चों को समझ में नहीं आती, ऐसी इस चीज़ को अगर हमें बच्चे के अंदर जो है इस कठिन जो है शब्दों को समझने की क्षमता अगर डेवलप करनी है ना, बच्चे समझ पाएँ उनका मतलब क्या होता है, उन चीज़ों को समझ पाएँ, तो हम क्या करेंगे, उसको व्याख्या देंगे, बार बार उस क्वेश्चन की परिभाषा बताएंगे ऐसी, या फिर जो है प्रतियोगितात्मक जो है अवसर उपलब्ध करेंगे, बार बार यांत्रिक बार बार जो है प्रैक्टिस कराएंगे। तो इनमें से कुछ भी नहीं करेंगे, सबसे ज़्यादा बेहतर होगा कि अन्वेषण कम्युनिकेशंस बच्चे के साथ करेंगे, है ना, उनके साथ परिचर्चा करेंगे, अधिक से अधिक बच्चों को जो है इस तरीके के अवसर उपलब्ध कराएंगे ना। ठीक है, आंसर हो गया यहाँ पे डी। लॉरेंस कोलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था। देखिए बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है ना, कितने, देखिए लॉरेंस कोलबर्ग एक क्वेश्चन तो बिल्कुल सामान्य सा, लेकिन कोलबर्ग के संबंध में सब कुछ पता होना चाहिए आपको कि कितना जो है उसने जो है कितने जो है लेवल दिए थे, है ना, और हर लेवल के कितने स्टेजेस दिए थे, हर स्टेजेस को क्या क्या नाम दिया गया था, है ना, इन चीज़ों के नाम बिल्कुल पता होने चाहिए। तो यहाँ पे जो है लॉरेंस कोलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ये है नैतिक विकास का सिद्धांत। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। तो सूक्ष्म कौशल का है, तो यहाँ पे जो है सूक्ष्म कौशल होता है एक तो, और फाइन मोटर स्किल्स और जो है ग्रॉस मोटर स्किल इसका नाम देते हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है, तो सूक्ष्म जो है अगर हम बात करें सूक्ष्म जो है स्किल्स की, तो इसे कहते हैं फाइन मोटर, जिसे घसीट कर। तो बच्चा जो है अगर बड़ी मसल्स का प्रयोग कर रहा है, जैसे दौड़ना, पूरा शरीर दौड़ रहा है, हाथ पैर दौड़ाएगा, कमर दौड़ रहा है, चलना पूरा शरीर, इसमें हाथ पैर उंगलियां सब कुछ इन्वॉल्व है, कूदने में भी मसल, सारी मसल्स इन्वॉल्व है। लेकिन घसीट कर लिखना, केवल जो है लिखना जो है एक तरीके से, ये जो है फाइन मोटर स्किल्स का उदाहरण है, सूक्ष्म मोटर स्किल्स का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो है प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता कौन सी है। तो प्रतिभावान विद्यार्थी जिसका IQ जो है 120 प्लस होगा, है ना, सामान्य से अधिक। सामान्य का IQ कितना होता है, 90 से 110। नोट कर लीजिएगा जिसको नहीं पता है, सामान्य बच्चे का IQ है 90 से 110, और जिस बच्चे का IQ 110 से ऊपर है, एक समझ लीजिए 110 से ऊपर है, वो सामान्य से अधिक है। इसका मतलब है वो विशिष्ट बालक की श्रेणी में आ सकता है 120 के अप्रॉक्सीमेटली। तो 120 प्लस रखिएगा। तो अगर प्रतिभावान विद्यार्थी है तो उसकी विशिष्ट क्षमताएं होंगी, जैसे संगीत में अच्छा हो सकता है, मैथमेटिकल गणनाओं में अच्छा हो सकता है, पढ़ाई में बहुत अच्छा हो सकता है ना, और जो है चीज़ों में अच्छा, खेल में अच्छा हो सकता है, किसी भी चीज़ में, फिजिकल स्ट्रेंथ में अच्छा हो सकता है, बहुत सारी है वो, जो कि गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत 9 प्रकार की डिफाइन किया है। तो यहाँ पे जो है बच्चे की हमें 4 ऑप्शंस में देखना है। धीमी समझ होती है, बिल्कुल भी नहीं। जिज्ञासा की कमी होती है, बिल्कुल। इंटरेस्ट तो उसका जो है हर चीज़ जानने की इच्छा होती है। सोच में सटीकता की आवश्यकता, आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति, तो आसान कार्य क्यों चुनेगा, उसका IQ है वो कठिन ही कार्य चुनेगा। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन सी। आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी पढ़ने में बहुत तेज है, वो 7वीं कक्षा में होते हुए भी 10वीं कक्षा के जो है विषयों को आसानी से समझ लेता है। तो ये किस चीज़ की विशेषता है, बिल्कुल नॉर्मल सा है यार, ये तो विशिष्ट योग्यता। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक सामान्य है, एक विशिष्ट है, स्पेसिफिक। ठीक है, स्पेसिफिक के अंतर्गत बच्चा जो है म्यूज़िक में अच्छा हो, मैथ्स में अच्छा हो, गणनाओं में पढ़ाई में अच्छा हो, है ना, और जो है खेल में अच्छा हो, शारीरिक स्ट्रेंथ में अच्छा हो, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ विशिष्ट योग्यता वाला बालक है, पढ़ाई में अच्छा है, तो इसका मतलब है कि विशिष्ट योग्यता वाला आंसर यहाँ पे सी है, बी है, सॉरी। ठीक है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो ये क्या है, ये तो बिल्कुल जो है लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित प्रश्न है। भाई लड़का और लड़की में भेद किया जा रहा है, जेंडर स्टीरियोटाइप जो है वाला क्वेश्चन है। तो ये चीज़ याद रखना, जेंडर स्टीरियोटाइप है, ठीक है, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित है। ऑप्शन यहाँ पे बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालय के लिए जो है एक मिड डे मील का आयोजन किया, शुरू किया है। तो अभिप्रेरणा का निम्नलिखित में से कौन सा जो है सिद्धांत, मोटिवेशन का ये कौन सा सिद्धांत जो है इस योजना का समर्थन करता है। तो ये जो सिद्धांत है ये मानवतावादी जो है सिद्धांत अभिप्रेरणा का समर्थन करता है। ऑप्शन यहाँ पे डी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
मानवतावादी का मतलब है जो होता है जो मानव के जीवन के उत्थान के लिए कार्य करे, ऐसा। ठीक है, जो किसी व्यक्ति को जो है गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए मदद करे। तो मिड डे मील से हो गया कि उसका जो है न्यूट्रिशन पावर जो है बढ़ेगा, खाना मिलेगा उसे टाइम पे, बच्चा पढ़ाई, भूखे पेट भजन ना होवे वाला समझ लो। तो जब पेट में खाना नहीं होगा तो कौन पढ़ने के लिए भेजेगा, और खाने के लिए सब आदमी जो है आगे। तो स्कूल में जो है खाना अगर मिल रहा है तो पेरेंट्स भी भेज देंगे कि जाओ पढ़ाई करो भी और खाना भी खा लेना इसी बहाने। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ठीक है, मानवतावादी जो है सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन यहाँ पे डी है। संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ है? तो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये पियाजे ने दिया था। इसके अंतर्गत जो है इन्होंने जो है 4 प्रकार से इसको डिफाइन किया था कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास किस तरीके से होता है, किस एज में होता है, और किस किस एज में कौन सा बच्चा किस तरीके के गुणों को प्रदर्शित करता है, किस तरीके के गुण उसके प्रदर्शित होंगे। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट। लास्ट टाइम पियाजे से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, वाइगोत्स्की से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, कोलबर्ग से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसलिए ध्यान रखना 6 3 8 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे को आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, हमारा वीडियो आप देख सकते हैं इस संदर्भ में। तो यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है, यहाँ पे जो है इसके 27वें का जो आंसर है, इसके जो है अभियोग्यता का विकास, व्यक्तिगत विकास, शारीरिक कौशल का विकास या फिर बच्चे का विकास। तो संज्ञानात्मक का मतलब है बौद्धिक विकास से, तो यहाँ पे बच्चे के विकास से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट होगा। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का उदाहरण है? बाहरी मतलब बाहर से मिलने वाला मोटिवेशन, ठीक है, आउटसाइड वाला मोटिवेशन। तो जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं आपको बहुत लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें करूँ, उसको जो है आप सुन करके, है ना, उसको आप सुन करके खूब मैं आपसे कहूँ पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं तो कैसे करोगे, ये इस तरीके से बातें कर लूँ, है ना, तो इससे क्या होगा, आप जो है खूब मोटिवेट हो जाएं। अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहूँ अरे मेरे पेपर लगा करके 150 में 50 आ जाएंगे, इस तरीके से बातें मैं करूँ तो खूब जो है हवाई फायरिंग वाली बातें करूँ तो खूब मोटिवेट करूँ। तो ये जो बाहरी प्रेरणा होती है, ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा स्वयं के अंदर से आती है, उसको किसी और को बोलना नहीं पड़ता, उसके इंटरेस्ट का काम होता है। अगर वो स्कूल गया, स्कूल से घर आया, उसको खुद ही आवाज़ आएगी कि पहले मैं होमवर्क कर लूँ फिर मैं खाना खाऊंगा, पहले मैं ये कर लूँ फिर मैं खेलूँगा, पहले मैं पढ़ाई कर लेता हूँ। तो आंतरिक अभिप्रेरणा वो स्वयं से जो है जागृत है ना, उसको क्योंकि उसको आंतरिक अभिप्रेरणा काम तभी होता है जब उसको उस कार्य में मजा आता हो। यहाँ पे उदाहरण कौन सा है? तो मैं अपना गृह कार्य होमवर्क करना पसंद करती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत आनंद देता है। तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना कार्य करती हूँ। तो ये कह रही है कि जब मैं अपना कार्य होमवर्क करती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ सीखती हूँ। तो ये भी आंतरिक अभिप्रेरणा। होमवर्क करने में जो है मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरीके से समझ पाती हूँ। मैं अपनी गृह होमवर्क पूरा करती हूँ क्योंकि टीचर ने जो है इस कार्य के लिए मुझे अंक देंगे। तो यहाँ पे अंक के लिए, मार्क्स के लिए जो है वो होमवर्क कर रही है। तो मोटिवेशन हो रहा है, इसको बाहरी मोटिवेशन है कि नंबर मुझे मिल जाएंगे अगर मैं ये होमवर्क करके दे दूंगी सर को। तो ठीक है, आंसर यहाँ पे डी हो गया। व्यक्तिक जो है विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? तो देखिए व्यक्तिक जो है विभिन्नताओं का कारण क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो कारण है वो है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ये इसका कारण है। तो यहाँ आनुवंशिक पर्यावरण के बीच में जटिल जो है पारस्परिक जो है क्रियाएं जो होती हैं वही इसका कारण है। ऑप्शन यहाँ पे डी है। पर्यावरणीय प्रभाव तो पड़ता ही है, उसके साथ साथ हेरिडिटी का भी इफेक्ट पड़ता है, जन्मजात विशेषताओं का भी पड़ता है। तो इन दोनों का प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। तो यहाँ पे जो आंसर है आनुवंशिकता, और क्योंकि व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी इसको देख लेते हैं। तो एक बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पर टिका होता है। याद रखिएगा, एक बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पर टिका होता है। ठीक है, इस चीज़ को समझ के होंगे। आंसर यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, प्रथम बुद्धि परीक्षण निम्नलिखित में से किसने जो है विकसित किया था? तो पहला जो बुद्धि परीक्षण जो कि हुआ था 1905 में, जो कि किया था अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अल्फ्रेड बिने ने जो है ये बुद्धि परीक्षण किया था। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। ठीक है, आज के 30 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, 10 लाइक्स का टारगेट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो है नेक्स्ट वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।